तीसरा भेद है स्वर संधि का वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यानी इसमें एक मात्रा की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे गुण संधि में हमने ए और ओ का निर्माण किया, ए और ओ का आगे उसका भी दीर्घ रूप जो है आय और औ, आय और ओ। जब हम इनका निर्माण करना है तब हमें अ मूल स्वर को लेकर इसी में जो हमने गुण संधि में जो दो स्वरों का निर्माण किया था उनको विभिन्न रूप से मिलाने में ही हमारे पास इनके नए स्वरूप आते हैं, जिसमें वृद्धि संधि यानी मात्रा का बढ़ना। हमने अ में ई मिलाकर ए का जो निर्माण किया था वह थी हमारी गुण संधि। अब जब हम अ में ए मिला रहे हैं और अय का निर्माण कर रहे हैं तो ये है हमारी वृद्धि संधि। तो अब हमने इसी तरह जब अ में ऊ मिलाया था तो वो हमारी गुण संधि थी। अब ऊ अ में ओ मिला रहे हैं तो औ का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारी है वृद्धि संधि। तो इस वृद्धि संधि में हम इसके उदाहरण देखते हैं। एक जमा एक। अब एक का वर्ण विच्छेद किया जाए तो ए स्वर है, स्वर का तो स्वर ही लग जाएगा, और क का वर्ण विच्छेद है क जमा अ। अब उधर से हमने ए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब स्वर संधि करेंगे तब स्वर संधि के उत्तर पद में हमेशा जो भी शब्द होगा वो स्वर से ही शुरू होगा, इसलिए हमें पहले पूर्व पद के ही जो शब्द है उसके अंतिम व्यंजन के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है उस स्वर का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क है, अ और ए ये दोनों मिले तो अय का निर्माण हुआ। अब जब अय का निर्माण हुआ तो इसकी मात्रा कौन सी है? इसकी मात्रा है ये वाली, इसकी मात्रा ये है। अब इसको हमने क को, अब क में इसको हम लिखेंगे ए जमा क जमा ए जमा क जमा अ। अब ये हमारा पूर्ण रूप से इसका संधि विच्छेद हो गया, इसका संधिस्थ शब्द बनेगा। इसके साथ ए का ए आ गया, क का क। अब इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये आ गया और क का भी हमने आगे वर्ण विच्छेद कर दिया। अब हम इनको जोड़ते हैं आपस में। ए स्वर वैसे ही लग जाएगा, स्वर में तो हमने कोई संधि की नहीं है। अब क को ए की जोड़ेंगे तो ये कै हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा अकैक। उसी तरह मत जमा ऐक्य, यहां पर तो ये नियम था, अब यहां पर है ये नियम, मत अ जमा ए। आपने नियम में जो मैंने पहले स्क्रीन दिखाई आपको उसके ऊपर आपने नियम देखे हैं ना सारे, तो उस नियम में अब ये नियम है, तो अब ये भी बन जाएगा ए और इसकी मात्रा हो जाएगी ये, और ये मात्रा लग जाएगी त को, म तै क्य। ठीक है बेटा। उसी तरह लोक जमा एषण, लोक जमा एषणा, तो अ और ए मिलकर बनेंगे ए, और ए की मात्रा होगी ये, और ये मात्रा लग जाएगी क को। अब क अ निकलने से व्यंजन आधा रह गया, हमने हलंत कर दिया उसको। अब हलंत में जब हम ए की मात्रा लगाएंगे, अब इस हलंत वाले अक्षर में हम जब ए जोड़ेंगे तो स्वर के साथ इसका स्वरूप जो बन जाएगा कै का बन जाएगा, तो लोकेशन। हमारा ये शब्द बन जाता है। इसी तरह महा जमा ऐश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य, तो इससे सीधा ही शब्द है ये। आ और ए मिलकर भी ए का और ए की मात्रा दोनों मात्राओं के साथ ए का ह के साथ लगेगी, आ
जमा ए बन गया ए, और इसकी मात्रा है ये वाली। और जब हम ह को आ की जगह ये मात्रा लगाएंगे तो महेश्वर्य इस शब्द का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी वृद्धि संधि में एक मात्रा के बढ़ने से अय का निर्माण है। ठीक है बेटा। अब हम ओ को देखते हैं। देखिए इसमें परम जमा ओज। अब हमने इसमें औ का निर्माण करना है जिसकी मात्रा ये है परम। परम को अगर हम म को सिर्फ संधि विच्छेद करते हैं तो म में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। और ओज में सीधा ओ है, औ, यानी इसके उच्चारण से ही पता चल रहा है कि औ बन गया। अब यही औ अगर जब म में जोड़ते हैं तो ये मौ बन जाता है। आगे पर लगा दीजिए, पर मौ, पीछे ज लगा दीजिए। ये जो स्वर है ये यहाँ आ गया और ये इसमें विलीन होकर यहाँ पर इसका अस्तित्व विलीन हो गया, खत्म हो गया। अब हम ये परमोज नहीं लगाना। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, परमोज लिखकर इसको संधि विच्छेद संधि कर देते हैं, इसकी संधि शब्द बना देते हैं, जबकि ये शब्द गलत है। ओ जो है वो यहाँ पे आने से इस मात्रा में बदलकर इसके साथ यहाँ पर लग गया। ये था हमारा परमोज। उसी तरह शब्द है परम जमा औषधि। तो यहाँ से अ और ओ मिलके इनको बनाते हैं परमौषधि। उसी तरह महा जमा ओजस्वी। महोजस्वी। काफ़ी सारे उदाहरण आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको इन नियमों को याद करने की ज़रूरत है जिसकी आपने पहले स्लाइड देखी है। इसमें उस स्लाइड में आपने देखा है कि किस प्रकार हमारे इन संध का निर्माण होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि ये किस प्रकार के नियम बनाते हैं। जैसे अ में ए मिला तो भी ए का निर्माण हुआ, आ में ए मिला तो भी अय का निर्माण हुआ, अ में ए मिला तो भी ए, या दो दीर्घ स्वर मिले ओ में आ में अय का निर्माण मिला तो भी अय का ही निर्माण हुआ। उसी प्रकार हमने इस मात्रा का निर्माण यहाँ पर किया है। दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में हमने एक मात्रा की वृद्धि करनी है। जो दो नए वर्ण स्वर हमने गुण संधि में बनाए थे, गुण संधि में हमने ए और ओ बनाए थे, इन दोनों की मात्रा में वृद्धि करके हमने इनको वृद्धि संधि में हम ले आए हैं। ठीक है बच्चे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि स्वर संधि के दूसरे पद में जो शब्द होगा उसका जो शुरुआत होगी, उसकी आरंभ जो होगा उसका, वो स्वर के साथ। तो चौथी स्वर संधि का चौथा भेद है हमारे पास यण संधि। यण संधि, ये थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है बेटा। अब देखिए जितनी भी संधि हमने की, अभी तक 3 भेद किए हमने, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तीनों संधियों के पूर्व पद में अ या आ था। पूर्व पद यानी पहले इस तरफ अ या आ था और इस तरफ कोई अन्य स्वर आ जाता था। लेकिन यण संधि में इस तरफ ई और ई का ही स्वरूप हमें मिलेगा और इस तरफ अ, आ, ए, उ और अंग कोई भी स्वर हमारे साथ आ सकता है। तो पहली 3 संधियों में हमने अ में दूसरा स्वर जोड़ा था। अब यण संधि में हम ई या ई में कोई अन्य स्वर को जोड़ेंगे। और जो ई है, इसके नियम ज़रा ध्यान से सुनिए। जो ई है वो य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब इसका एक उदाहरण देखिए, परि जमा आवरण। ये तो आ सीधा ही है। परि का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, प जमा अ, प बना, र
जमा ई जमा आ, ये रहा। इससे क्या बना? या। अब हमने देखना है कि इसमें या बन गया, या बन गया। अब र जो था हमारा आधा था, र में से जब हमने ई की ध्वनि निकाल दी तो र हलंत रह गया, आधा रह गया। आधा रहने से अब इसमें हम या तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये भी एक व्यंजन का निर्माण हुआ। यण संधि में व्यंजन का निर्माण हो रहा है। आप ये देखिए, य, या, ये, यह, यू और यंग, ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है हमारे पास। तो ये व्यंजन का निर्माण हो गया। व्यंजन में व्यंजन जुड़े नहीं सकता। तो अब ये व्यंजन जो है, र जो है हमारा आधा रहने के कारण अब ये रेफ बन जाएगा। इसका पूरा वर्ण बना प रया। आगे वर्ण हमने वैसे ही लिख दिया, पर्यावरण। यहाँ पर जब हम ई की ध्वनि या ई की ध्वनि निकालेंगे तो जिस स्वर के साथ ये मात्रा लगी हुई है, ये स्वर लगा हुआ है, वह स्वर अपने आप में आधा हो जाएगा और उसका आधा ही स्वरूप लिखा जाएगा। जब हम किसी स्वर में से, किसी व्यंजन में से स्वर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि है, और जब हम अ की ध्वनि निकाल देते हैं तो हमारा व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे हम क बोलते हैं, क में से हम अ निकाल दें तो ये क हमारा हलंत हो जाता है और हम इस हलंत क को लिखते हैं क। उसी प्रकार हम त में से यदि अ का स्वर निकाल दें तो हमारा त हलंत हो जाता है और हम इसको लिखते हैं त। उसी प्रकार सारे स्वर जो हैं वो आधे लिखे जाते हैं। अब जैसे द वर्ग में स्वर आधा नहीं लिखा जा सकता, द जैसे द को या ट वर्ग में नहीं आधा लिखा जा सकता, तो हम उनको हलंत कर कर ही लगाएंगे। तो इसके हम उदाहरण आपके साथ देखते हैं अभी यहाँ पे। अति जमा आनंद, अति। यहाँ तो आ है, अब ये ई जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा। ई और ई जो है वो य में परिवर्तित हो गया और उसके प्लस जो इधर स्वर है, जो भी स्वर है उसकी उसको मात्रा लग गई। जैसे यहाँ अ की ध्वनि थी तो ई में अ पर य, आ था यहाँ पे, आ मिला तो आ की मात्रा लग गई। अ था तो अ अकेला रहा। ए है तो इसकी एक मात्रा है तो ये एक मात्रा य को लग गई, जबकि ई और ई जो है वो य में परिवर्तित हो गए। ई और ई जो है वो य में परिवर्तित हुए हैं और य है एक व्यंजन। यहाँ पर ऐ बना, ऐ की दो मात्राएं हैं तो वो य के साथ य में जब दो मात्राएं यहाँ पे लग गई हैं। उसी प्रकार जब ऊ मिला तो इसको ऊ की मात्रा लग गई। बड़ा ऊ था तो बड़े ऊ की मात्रा आ गई। अंग अनुस्वार था तो यहाँ पे उसको अनुस्वार लगा दिया। यहाँ पर यण संधि में ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा और जो यहाँ पर दूसरे पद में जिस स्वर के साथ जो वो शब्द शुरू हो रहा है वह मात्रा रूप लेकर उस य के साथ लग जाएगा। जैसे अति जमा आनंद में अत्या, य बन गया था। हम यहाँ पे देखिए अत्यानंद। अब देखा जाए तो य कहाँ से आया? य जो था अति के जब हमने वर्ण विच्छेद किए, अति, तो जो आ, इनको छोड़कर ये दो जब स्वर हमने मिलाए तो ई जो है वो य में परिवर्तित हो गया और इसके साथ आ की जो एक मात्रा रूप का था वो ये लग गया, इसीलिए ये अत्यानंद बन गया। उसी तरह पर्यावरण बना था। उसी प्रकार बनता है, एक शब्द आता है जैसे अति जमा अंत। अब इसमें ई किस में बदल जाएगा? ई किस में बदलेगा? यहाँ पे देखिए ई किस में परिवर्तित हो रहा है? य में। ये ई य में परिवर्तित हो गया
और अ की हमारे पास बिंदी लग गई, जो ये नियम था, अनुस्वार लग गया अ, और त जो था वो आधा रहने की वजह से आधा ही लिखा जाएगा, अत्यंत। ये इसका नियम पूरा होता है। यहाँ पे देखिए इसको, अति जमा अंत, अत्यंत। उसी तरह शब्द है अति जमा अधिक। अब ई त को में त और ई है और अ है, ई य में परिवर्तित हो गया, अ की मात्रा इसके साथ नहीं लगी, ये त आधा हो गया, अत्यधिक। ये अ खत्म हो गया, इसकी मात्रा जो थी वो य में परिवर्तित हो गई। यन संधि में थोड़ी सी अगर आप ध्यान दें, पहले आपने पूर्व पद के विच्छेद करके देख लीजिए उसमें क्या आता है, और इसमें आम सबसे ज़्यादा ई ही आएगा, यन संधि में ई ही आएगा। इसका एक नियम है य का निर्माण, दूसरा नियम है व का निर्माण। इसमें एक नियम में अब ई का यहाँ पर स्वरूप आता है, तो ई के साथ हमने यहाँ पे त का य में परिवर्तित करके उसको शब्द बनाया। हमने जितने उदाहरण किए ई यानी लघु ह्रस्व स्वर ई के, छोटी ई के किए, उस तरह अगर हम देखें बड़ी ई के, नदी जमा अर्पण, द जमा ई जमा अ। अब द हलंत कर दिया हमने, क्योंकि द आधा लिखा नहीं जा सकता, दो का हलंत करके आधा। ई जो है वो य में बदल गया, और ये अकेला अ है, तो य ही रहेगा, ये नद्यर्पण, नद्यर्पण। ये शब्द हमारा यहाँ बनता है नद्यर्पण। उसी तरह शब्द है, एक मिनट करो, अभी जमा आगत। अब तो इसका बच्चों आप बना सकते हो ना, अभी तो बन सकता है। अ भ आधा हो जाएगा, ई जो है मात्रा ई का रूप य में, और ये आ होने की बजाय अभ्यागत, अभ्यागत ये शब्द बन गया। उसी प्रकार है वी जमा आपत। वी में से अ निकल गया, ई की मात्रा निकलने से व आधा रह गया, और ई जो है वो य में बदल गई। यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा आ गई, आगे प और त लगा के व्याप्त। इस तरह ये हमारे शब्द बन जाते हैं। अब इसका दूसरा जो नियम है, इसका दूसरा नियम है री में, अगर इस तरफ री हो और उस तरफ अ आ उ और ई हो, तो री जो है वो र में परिवर्तित हो जाती है। री जो है वो र में परिवर्तित हो जाती है, प्लस स्वर मात्रा। स्वर की मात्रा आ जाती है। जैसे री र में बनने से इसके साथ अ था तो अ बना, आ की मात्रा थी तो रा बना, ऊ की मात्रा थी तो रू बना, और ई की मात्रा थी तो री बना। जैसे पहले में देखते हैं, पितृ जमा अर्पण, पितृ जमा अर्पण। अब यहाँ से री का स्वर, री स्वर निकल रहा है, त हलंत हो रहा है, और री निकलने के पश्चात इसको अ में मिलाएंगे तो ये र का निर्माण करेगा। अब त हलंत में र पूरा मिलेगा तो आप स्वरूप इसका जानते हैं, ये त्र बन जाएगा। त आधा और र पूरा, त्र। इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है ऐसे त्र, तो ये धीरे धीरे इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये त्र पित्र अर्पण, ये हमारा शब्द का निर्माण होता है। क्योंकि जो री है, री की ध्वनि र में परिवर्तित हो रही है। उसी तरह है पितृ जमा आदेश, पितृ जमा आदेश। यहाँ पे आ है
तो यहाँ पे बन जाएगा पित्रा देश, क्योंकि जब र परिवर्तन होके इसमें आधा त मिलेगा प्लस र होगा तो वो त्र बन जाएगा और त्र में मात्रा दूसरे पद के स्वर के अनुरूप लगेगी उसमें। उसी तरह पितृ जमा उपदेश, अब यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ये त्र में परिवर्तित हो गया, पितृपदेश, पितृपदेश हो गया। उसी प्रकार मातृ जमा ईश, त्र मातृश, ये हमारे चारों नियम यहाँ पर पूरे उतर आते हैं। तो यण संधि में ही हम व का निर्माण भी करते हैं। यण संधि में हमने पहले देखा कि अगर पूर्व पद में अंत में ई हो, ई की ध्वनि हो और उसके उत्तर पद में कोई भी अन्य स्वर आने पर ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाता है और जो इधर अन्य स्वर है उसकी मात्रा उसको साथ लग जाती है। उसी तरह इसका दूसरा नियम है कि ऊ इस तरफ पूर्व पद के अंत में ऊ या ऊ होने पर और दूसरे उत्तर पद में अ आ ई और अंग होने पर उसी तरह ये जो ऊ है वो व में परिवर्तित हो जाता है, व में परिवर्तित हो जाता है और उसके साथ ही उसकी मात्रा लग जाती है। ये ऊ और ऊ जो है व में परिवर्तित होकर आ के साथ इसकी आ की मात्रा लग गई। इसी तरह ई की मात्रा लग गई, यहाँ पे अनुस्वार वंग की मात्रा लग गई है यहाँ पे। जैसे मनु जमा अंतर, अब इसके चौथे वाले का नियम देखिए, मनु जमा अंतर, इसमें न और ऊ है, ठीक है, और यहाँ अंग है। अब इनका जो है जो ऊ जब जोड़ेंगे तो ऊ किस में परिवर्तित हो गया, व में, और व के साथ लग गई बिंदी। अब मन, अब न आधा रह गया, हलंत न है, इसके साथ इधर तो हमारे पास अब कोई स्वर बचा नहीं क्योंकि हमारा जो स्वर था वो व में परिवर्तित हो गया है। मन वन, ये व बन गया अंग के साथ वन, मनवंतर, हमारे पास एक नए शब्द का निर्माण हो गया मनवंतर। ई था तो ऊ का निर्माण हुआ, य का निर्माण हुआ सॉरी, और अगर ऊ है तो व का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार मधु जमा अरी, अब यहाँ से ऊ निकला और यहाँ से अ, ऊ परिवर्तित हो गया व में, अ के साथ कोई मात्रा नहीं है, व के बीच में ही है, तो ध जो था वो आधा रह गया। आधे ध को हम लिखेंगे इस प्रकार, तो ये शब्द हमारा बनेगा मधवरी। ठीक है बेटा, तो उसी प्रकार है अनु जमा अय, अब इसकी ऊ की मात्रा किस में परिवर्तित हो रही है, व में, और अ जो है हमारा उसी तरह लिखा गया, अन न आधा रह गया, व में ऊ की मात्रा परिवर्तित हो गई, आ की कोई मात्रा है नहीं तो उसी तरह व पूरा रह गया, तो आगे ये अक्षर आने से अन्वय हो गया। तनु जमा अंगी, एक शब्द होता है तनु जमा अंगी, तब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये शब्द बना तनवंगी। ठीक है बेटा, समझ आई ना किस तरह बना। अब इसको अगर हम रिपीट करते हैं तो अंत में देखिए इसका एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं हम यण संधि का। ई और ई प्लस अन्य कोई भी स्वर, ई और ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा और स्वर की उसके साथ मात्रा लग जाएगी। और दूसरा ऊ और ऊ होने पर जो ऊ है वह व में परिवर्तित हो जाएगा और जो यहाँ पे कोई अन्य स्वर आता है उसकी यहाँ पर उसके साथ मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार अगर इस तरफ री होता है और इस तरफ कोई भी स्वर आता है तो जो री है वह
र में परिवर्तित हो जाता है और स्वर की उसके साथ मात्रा लग सकती है। हमने गुण संधि में री को जब जोड़ा था तो वो अर बना था और वो री जो था वो पूर्व पद की बजाय उत्तर पद में था, लेकिन यण संधि में री जो है वो पूर्व पद में है, इसलिए वह र में परिवर्तित हो रहा है और वो र में परिवर्तित होकर व्यंजन का रूप धारण कर रहा है। यण संधि में य, व और र तीन वर्णों का निर्माण हो रहा है, य, व और र, और ये तीनों व्यंजन हैं। जब तक पहली तीनों संधियों में हमने देखा कि वहाँ पर एक नए स्वर का निर्माण होता है, लेकिन यण संधि में स्वर की जगह दो स्वरों के मेल से एक व्यंजन का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, हमारी पांचवा भेद है स्वर संधि का, अयादी संधि। यण संधि में हमने तीन नए व्यंजनों का निर्माण किया था, य, व और र का। इसमें जो है अयादी संधि में जो पूर्व पद का अंतिम स्वर होता है वो आय में परिवर्तित हो जाता है, अय में, लेकिन उसके स्वरूप पर निर्भर करता है कि वह स्वर ह्रस्व है या दीर्घ है, एक मात्रा है छोटी या बड़ी, उसके हिसाब से वो इधर ख का निर्माण होता है। जैसे हमने औ में ई मिलाया तो आविक बना, ये औ था, बड़ी मात्रा के बजाय के कारण, बड़ी मात्रा होने के कारण इधर ये आ के स्वरूप में आया। जब ये ओ था, लघु स्वर था, तो यहाँ पर ये अवि के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उसी तरह ऊ की जो मात्रा है ये आव में परिवर्तित, जो इस तरफ के स्वर हैं सारे वह आव में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें व जो है वो आधा है, हलंत है। उसमें जब इस तरफ की मात्रा का स्वर मिलता है प्लस स्वर जब उसमें मिलता है तब वह पूर्ण रूप धारण करता है, आव का रूप। मात्रा के अनुसार आव है, अ है तो आव, ऊ है तो आवू। जैसे ऊ है स्वर, यहाँ पर ये स्वर जो ऊ है तो ये ऊ की मात्रा लग गई, ई है तो ई की मात्रा लग गई। उसी प्रकार आ है तो ये आय के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम, जिससे ज़्यादा हमें स्पष्ट होगा। न जमा अक, यहाँ पे हमारे पास अ, ऊ और ई तीनों उदाहरण हैं न। अब इस तरफ हम देखिए, यहाँ पहले स्वर में हमारे पास जो है वो न जमा ए का स्वर निकल रहा है, ए में आ जुड़ रहा है, तो उसके उधर से देखिए ये आय में, ये जो आय है जो आय में परिवर्तित हो गया और इसमें अ का स्वर जब मिला तो ये आय पूरा हो गया। अब न हलंत था, इसमें जब न मिला, अब न में ये स्वर मिला, न में आ का स्वर मिला तो ये ना, य और क बन गया, पूरा शब्द हमारे पास आ गया, हो रहा है। उसी प्रकार नौ जमा इक, नौ किसमें परिवर्तित, औ किसमें परिवर्तित हो गया, आव में। औ परिवर्तित हो गया आव में। आव के दूसरी तरफ ई की ध्वनि है, ई, इसकी मात्रा है ये, और ये मात्रा इसके साथ मिलेगी तो आवी का निर्माण कर रही है। ये देखिए आवी, तो इसीलिए आवी जब नौ में से न में से निकला, ना के साथ ना विक, इनको आप संधि विच्छेद के साथ देखिए तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होता है। ये देखिए न जमा ओ, नौ बन गया। अब यहाँ पे बड़ा जोड़ लगा दीजिए, ई जमा क जमा अ, ये इस तरफ का वर्ण विच्छेद हो गया। आ जो है वो आव में परिवर्तित हो गया। ई, इसके साथ जब ई मिला तब ये आवी में परिवर्तित हो गया। आवी में परिवर्तित, आवी के पीछे आगे है न, जब न आ के साथ मिला तो ये नावी बन गया शब्द। अब इसके पीछे ये हमारे पास क है, इसके साथ जब हमने क जोड़ा तो ये हमारा नाविक शब्द पूरा बन गया। उसी तरह है पो जमा ई में प, ओ जो है अवि में परिवर्तित हो गया, अवि के साथ ये पवित्र शब्द में
परिवर्तित हो गया। इस प्रकार ये हमारी थी संधि। तो संधि को अगर हम कंक्लूजन रूप में देखें तो हमने की है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से बनती है और इसके भी ध्यान देखिए 5 भेदों में हमने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में हमारे पास जो वर्ण मिल रहे हैं वो दोनों ही स्वर हैं। लेकिन स्वर संधि के पहले 3 भेद दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में वही वर्णों का निर्माण हो रहा है या नए वर्णों का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब हम यण और अयादि संधि में आते हैं, यण संधि में 3 व्यंजनों का निर्माण होता है और अयादि संधि में स्वर और व्यंजन को मिलकर निर्माण होता है। जैसे आव में आ जो है वो स्वर है और व जो है वो व्यंजन है। आशा है आपको संधि के प्रकरण में ये संधि का जो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।